सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का जो हमारा पोल साइंस का कार्य यानी एग्ज़ाम चला हुए हैं फर्स्ट टर्म के, और यदि हम बात करें पोल साइंस की और सब्जेक्ट की अपेक्षा जो हमारा सिलेबस है वो ज़्यादा एडवांस है। हम ये यानी आज हम ब्रीफली यानी नेक्स्ट डे यानी परसों हमारा पोल साइंस का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, तो हम इसको पूरे सिलेबस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एमसीक्यू बेस रहेगा पूरे एग्ज़ाम का, और एमसीक्यू बेस में ईयर से रिलेटेड, प्लेसेस से रिलेटेड, देश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट बनता है शीत युद्ध का दौर। क्या होता है शीत युद्ध? यानी युद्ध भी ना हो और युद्ध जैसी परिस्थिति बनी रहे, यानी युद्ध से भी ज़्यादा घातक नुकसानदायक, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? दूसरा पॉइंट, क्यूबा मिसाइल संकट में हमने देखा कि हथियारों का जखीरा किसकी तरफ से? एक सोवियत संघ ने उसकी कूटनीति के भी हाथ से सोवियत संघ के नेता खुर्शचोव ने रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। और वहाँ पर क्या था कि क्यूबा छोटा सा देश था, वहाँ पर हथियारों को जमा करना स्टार्ट कर दिया, और अमेरिका इस बात से खतरे से आगाह हो गई कि ये कहीं उसके लिए साजिश तो नहीं रची जा रही। ये था क्यूबा मिसाइल संकट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है, धीरे धीरे हम फर्स्ट पार्ट की सारी बातें, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाता है। पूरी ताकत दो ध्रुवों में बट जाती है। एक तरफ तो था सोवियत संघ, दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर शीत युद्ध के दायरे क्या थे? ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर है, और शीत युद्ध को कौन उकसा रहा था इस कार्टून में, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। दो ध्रुवीयता चुनौती में गुटनिरपेक्ष, एक नई चीज़ निकल कर सामने आई कि जैसे भारत भी उसी कड़ी में शामिल था कि गुटनिरपेक्ष, यानी ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ आकर्षित है और ना सोवियत संघ की तरफ आकर्षित है, यानी इन खेमेबाजी से दूर रहना। कुछ देश ने इसका अनुयायी बने, कुछ देशों ने इसका अनुपालन किया, भारत भी उनमें से एक था। और नेक्स्ट जो हमारा लेसन बनता है, इससे जो नेक्स्ट लेसन है वो है फिर दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। यानी दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब था कि अब ताकत थी जो किसकी तरफ आकर्षित हो जाती है? एक तरफ। यानी इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि विघटन यानी ताकत एक तरफ, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। जो पावर थी वो विखंडित हो जाती है, और दूसरा जो पावरफुल कंट्री था अमेरिका एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट है साम्यवादी शासन के बाद शोक थेरेपी। शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर रिलीफ देना, यानी नुकसान तो बहुत ज़्यादा और फिर थोड़ा सा उसको रिलीफ दे दें तो उसे शोक थेरेपी कहते हैं। संघर्ष और तनाव का माहौल के बारे में डिस्कस होता है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बारे में भी इस लेसन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगला है जो फिर पावर थी जो किसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ते हैं जो पावर थी वो किसकी तरफ आकर्षित होती है? वो अमेरिका की तरफ। पूरी वर्षों ताकत अमेरिका की तरफ आकर्षित हो जाती है, यानी अमेरिका, रूस का तो विघटन हो जाता है, उसकी ताकत विखंडित हो जाती है। कुछ उसके अपने निजी कारण थे, कुछ और पावरफुल कंट्रियों की श्रेणी में अमेरिका आ जाता है, और अमेरिका फिर वर्षों और सैन्य शक्ति के आधार पर ये दिखाने की कोशिश करता है कि उससे दुनिया में पावरफुल कोई भी कंट्री नहीं। यानी इसमें कार्टूनों के बेस पर दिखाया गया है कि ग्लोब पर पूरी की पूरी अमेरिकी करेंसी छिपी हुई है, यानी अमेरिका का एक दौर आ जाता है सांस्कृतिक तौर पर भी, और भारत के साथ अमेरिका के कैसे संबंध रहे, ये सारी बातें इस लेसन में हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, फिर लोगों को सत्ता के वैकल्पिक केंद्र दिखाई देने लग जाते हैं कि यानी इन दो देशों से
इनसे भी अलग दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को दिखाई देती हैं कि यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ में कौन से देश थे। एक आसियान, एक नए संगठन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन बनना प्रारंभ हो जाता है और उसमें वो देश शामिल थे जो इन दोनों देशों की कहीं न कहीं मार झेल रहे थे। चीनी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर एक कार्टून और दिखाया गया है कि एक दुनिया का तीसरा वैकल्पिक केंद्र दिखाई देता है जो चाइना के रूप में भी दिखाई देता है। विश्व में चाइना भी एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में उभर कर सामने आता है। कार्टून में दिखाया गया है कि चीन की जो दीवार है वह बढ़ती जा रही है, उसके आगे ड्रैगन है, वो सब कुछ निगलने की कोशिश किए जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र जाना। फिर अगला है दक्षिण एशिया के बारे में भी हमने जो दक्षिण एशिया के देशों का दक्षिण एशिया के देशों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। क्या था दक्षिण एशिया? जैसे एक नाटो सीटो, यानी ये एक ऐसे संगठन बन जाते हैं जिसमें सारे देश मिलकर, पाकिस्तान हो चाहे उसमें भारत हो या फिर भारत श्रीलंका हो, यानी ये सारे एक संगठन तैयार करते हैं, बांग्लादेश हो चाहे, कि हम मिल के क्या करेंगे, ये कोई भी समस्या आएगी तो एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण देशों की होगी। और इस प्रकार के संगठनों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। भारत और उसके पड़ोसी देश इस संगठन में शामिल होते हैं शांति के लिए, सौहार्द के लिए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेसन बनता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब है कि जो पूरे विश्व के देश हैं जिनमें, यानी जिसको यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाता है, देखता है उसके कितने अंग हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य है, आम सभा क्या है, सचिवालय क्या है। ये सारी, इसमें केवल यहाँ +2 के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी इसमें से क्वेश्चन आता है। और ये बहुत विस्तार पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय तरीके पर पूरी दुनिया के देशों के बारे में ये चीज़ें इस लेसन में हमने पढ़ी हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय अधिकार क्या है, किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करता है, देशों के आपसी झगड़ों को कैसे निपटाता है। और इस लेसन में ये सारी चीज़ें हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कि विश्व सुरक्षा के बारे में कैसे हम जाने कि संपूर्ण जो देश है दुनिया के वो एक खतरा महसूस कर रहे हैं और उस सुरक्षा के क्या मायने हैं, आंतरिक सुरक्षा क्या है, बाह्य सुरक्षा क्या है, शांति के लिए किस प्रकार देश प्रयास कर रहे हैं। हथियारों की उड़ाउड़ी लगी हुई है, भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है और सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके क्या हैं, ये सुरक्षा कैसे की जा सकती है, किस प्रकार हम खतरा महसूस कर रहे हैं, ये संपूर्ण बातें इस लेसन में हमने पढ़ी हैं, अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप नोटबुक में लिख भी रखी हैं और जो नोट्स बना रखे हैं उनमें से आप तैयार कर लेंगे। जो नेक्स्ट हमारा लेसन बनता है बिल्कुल इस पोर्शन का अंत का लेसन, उसमें हमने देखा है कि वैश्वीकरण आज की ज़रूरत है और वैश्वीकरण के बगैर हम पूरी दुनिया में अपनी पहचान, अपनी छाप नहीं बना सकते। वैश्वीकरण क्या है? विचारों का आदान प्रदान, पहनावे, वेशभूषा का, और जिस देश का वैश्वीकरण या व्यापार जितना भी विस्तार पूर्वक होगा वो देश उतनी ही उन्नति तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा। इस पर राजनीतिक प्रभाव भी हैं, आर्थिक प्रभाव भी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी हैं। तो ये सारी बातें, वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों हो रहा है, वैश्वीकरण के फायदे क्या हैं, वैश्वीकरण के नुकसान क्या हैं, ये सारी बातें प्यारे बच्चों, ये पुस्तक का जो प्रथम पार्ट है हमने थोड़ा सा ब्रीफली में इसको सभी को जाना है। और पुस्तक के जो सेकंड पार्ट में हम बात करें अपने देश की राजनीति, उसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से
किस प्रकार से राष्ट्र जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने अनेकों समस्याएं थी। बंटवारे की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या थी, धार्मिक देश को अल्पसंख्यकों की समस्या थी, किस प्रकार से किन परिस्थितियों से देश गुजरा था, वो सारी बातें इस लेसन में हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट जो लेसन है इसका, लंबे समय तक एक ही दल का दौर रहा चुनावी, यानी लोगों को विकल्प के रूप में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक कांग्रेस पार्टी शासन में रही 1947 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी का ही दौर रहा। और फिर बात आती है कि भारत के विदेशी संबंध कैसे हैं, ये सारी बातें हमने बड़े समय के अकॉर्डिंग, यानी लंबे 4-5 लेसन तो हमने क्लास में ही जब रूटीन से काम होता था तभी पढ़ लिए थे। आशा है ये पूरा सिलेबस आपको ठीक ढंग से याद हुआ होगा और आप ठीक ढंग से इसकी पूरी तैयारी के साथ आप पेपर देंगे और एक अच्छा स्कोर हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना। और बार बार एक ही बात बताई जा रही है, आप जब भी एग्ज़ाम हो पूरे के पूरे बच्चे इसमें शामिल हों। तो यही निवेदन है कि नेक्स्ट डे जब भी पोल साइंस का पेपर हो, अच्छे ढंग से अच्छी परफॉर्मेंस में आप पेपर दें। धन्यवाद।